नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। ईरान इजराइल संघर्ष तीव्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया। पहली बार स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क यानी एसपी आर्क थेरेपी का उपयोग एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा एसीसी के इलाज के लिए किया गया। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 51.5 गीगावाट हुई। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। ईरान इजराइल संघर्ष तीव्र हुआ। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान के मुख्य सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। चलिए सबसे पहले ईरान इजराइल संघर्ष के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक जानते हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। इसके बाद ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। आपको बता दें कि 1979 से पहले दोनों मित्र व सहयोगी देश थे। दूसरा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया है, जो परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम के कई ताकतवर देश ईरान के साथ परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहे हैं। और फिर है ईरान द्वारा प्रॉक्सी वॉर का समर्थन। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे संगठनों को सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब ईरान इजराइल संघर्ष के प्रभाव को देखें तो इसमें पहला है क्षेत्रीय अस्थिरता का व्यापक प्रभाव। उदाहरण के लिए इसके चलते लेबनान और गाजा भी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। दूसरा, वैश्विक व्यापार में बाधा। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में जहाजों का आवागमन प्रभावित हो सकता है। फिर है ऊर्जा सुरक्षा, जैसे भारत कच्चे तेल की अपनी अधिकांश आवश्यकता को होर्मुज जलडमरू मध्य के मार्ग से आयात करता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो माल वाहक समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों को लंबा रास्ता तय करना होगा। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC जैसी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं भारत के लिए देखें तो चाबहार पोर्ट का संचालन रुक सकता है या धीमा हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को संतुलित करना कठिन हो सकता है आदि। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने धन्या एम बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2007 के तहत एक व्यक्ति के प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में SK नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य 2023 और नैनवात बुज्जी बनाम तेलंगाना राज्य 2024 मामले का हवाला देते हुए लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के बीच अंतर को रेखांकित किया। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी कृत्य का समाज पर कितना गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केरल के उपर्युक्त मामले में केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, लोक व्यवस्था नहीं, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उचित नहीं थी। चलिए सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझते हैं। संवैधानिक प्रावधान को देखें तो अनुच्छेद 22(3) के तहत लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी हैं, जैसे कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड की अनुमति से इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को इसके कारणों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का जल्द से जल्द अवसर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है रेखा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2011। प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अपवाद है और इसका उपयोग केवल विशेष मामलों में ही होना चाहिए। दूसरा है विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1984। सामान्य आपराधिक दंड प्रक्रियाओं से बचने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा है इच्छू देवी बनाम भारत संघवाद 1980 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन को न्यायसंगत ठहराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और आखिरी है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया। वर्तमान में अधिकतर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बैंकों और एनबीएफसीज के साथ गठजोड़ करके ऋण प्रदान करते हैं। अब फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने फिनटेक ऐप सुपर मनी के माध्यम से ग्राहकों एवं विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान कर सकेगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज के बारे में। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी होती हैं। बात करें मुख्य व्यवसाय की तो ऋण और अग्रिम प्रदान करना, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रतिभूतियों को खरीदना, बाजार खरीद बिक्री योग्य ऐसे ही अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना, लीजिंग व हायर परचेज जैसी सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है। इसके अलावा इसमें कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, प्रतिभूतियों के अलावा किसी भी सामान की खरीद या बिक्री या कोई भी सेवा प्रदान करना तथा अचल संपत्ति की बिक्री, खरीद, निर्माण शामिल नहीं है। आपको बता दें कि एनबीएफसीज के कामकाज और संचालन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। बात करें एनबीएफसीज के महत्व की तो 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में एनबीएफसीज का योगदान 12.6% था। 2023 में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, फर्नीचर आदि के लिए ऋण देने वाले बाजार में एनबीएफसीज की हिस्सेदारी लगभग 61% रही। इनके अलावा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में एनबीएफसीज ने ऋण वितरण में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कहीं तेजी से वृद्धि की है। अब प्रश्न यह उठता है कि बैंकों और एनबीएफसीज के बीच क्या अंतर है। एनबीएफसीज मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं कर सकती हैं तथा एनबीएफसीज भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं और वे स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं। आपको बता दें कि जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज में पैसा जमा करने वालों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी की बीमा सुविधा भी नहीं मिलती है। पहली बार स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क यानी एसपी आर्क थेरेपी का उपयोग एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा यानी एसीसी के इलाज के लिए किया गया। एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा एक असामान्य प्रकार का कैंसर है जो आमतौर पर लाल ग्रंथियों या मस्तिष्क और गर्दन के अन्य भागों में विकसित होता है। चलिए सबसे पहले स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क यानी एसपी आर्क के बारे में समझते हैं। यह एक अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी तकनीक है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके या उनके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। ये तकनीक प्रोटॉन्स की मदद से कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती है जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतक सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें कि प्रोटॉन एक धनोवेशित उप परमाणुविक कण है। अब सवाल यह आता है कि एसपी आर्क थेरेपी कैसे काम करती है। ये थेरेपी एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होती है जो ये स्कैन करता है कि प्रोटॉन बीम्स को शरीर के किन किन हिस्सों और किस एनर्जी लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। यहाँ एनर्जी लेवल उस ऊतक खंड को दर्शाता है जिसे किसी विशेष ऊर्जा की प्रोटॉन बीम प्रदान की जाती है। एसपी आर्क का लाभ देखें तो ये तकनीक सिर, गर्दन, मस्तिष्क आदि के कैंसर के लिए रेडिएशन डोज प्लानिंग की गुणवत्ता में सुधार करती है। उदाहरण के लिए एसपी आर्क तकनीक ने सिंगल फील्ड ऑप्टिमाइजेशन इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड प्रोटॉन थेरेपी यानी SFO-IMPT की तुलना में ब्रेन स्टेम को मिलने वाले रेडिएशन को 10% तथा स्पाइनल कैनाल को मिलने वाले रेडिएशन को 90% तक कम किया है। अब कैंसर के इलाज की अन्य विधियां भी जान लेते हैं। पहली है कीमोथेरेपी, इसे कीमो भी कहते हैं। ये कैंसर के इलाज का एक तरीका है जिसमें दवाओं का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। दूसरी है इम्यूनोथेरेपी। ये कैंसर के उपचार की एक विधि है जिसमें शरीर की स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर या उसे मजबूत बनाकर कैंसर से लड़ने में सहायता की जाती है। उदाहरण के लिए CAR T सेल थेरेपी में आनुवंशिक रूप से संशोधित T कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। और आखिरी है स्टेम सेल प्रत्यारोपण। ये उपचार विधि मुख्यतः उन मरीजों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जैसे रक्त कोशिकाओं से संबंधित कैंसर होते हैं। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 51.5 गीगावाट हुई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्लोबल विंड डे 2025 के अवसर पर बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मई 2024 में 193.58 गीगावाट थी, जो बढ़कर मई 2025 में 226.74 गीगावाट हो गई। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एक साल में 17.13% की वृद्धि दर्ज हुई है।
इसी अवधि में पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% और सौर ऊर्जा क्षमता में 31.49% की वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति जानते हैं। विश्व में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश भी है। दूसरा है ऊर्जा क्षमता में अधिक वृद्धि। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 में 21.04 गीगावाट थी, जो मई 2025 में बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई। बात करें नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान की तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की है। इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान आता है। आपको बता दें कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि हैं। आगे बढ़ते हुए अब पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहले भी देख लेते हैं। सबसे पहले है केंद्रीकृत डेटा संग्रह और समन्वय यानी CCDC पवन पहल। इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा संसाधनों के आकलन में सुधार करना और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करना है तथा राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इससे संसाधनों का प्रभावी तरीके से और अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलती है। इनके अलावा है ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF योजना। यह योजना राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 के अनुरूप है। वहीं अन्य पहलों में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 जारी किया गया है तथा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व यानी RPO मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है आदि। हालांकि भारत में पवन ऊर्जा से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियां, अर्थात पवन ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन स्थिर नहीं रहता। इसके कारण ग्रिड से आपूर्ति प्रभावित होती रहती है तथा पर्याप्त ट्रांसमिशन अवसंरचना उपलब्ध नहीं है और पावर इवैक्यूएशन की समुचित व्यवस्था का अभाव है। आपको बता दें कि पावर इवैक्यूएशन का अर्थ है ऊर्जा उत्पादन केंद्र से उत्पन्न बिजली को विद्युत ग्रिड तक सुरक्षित और कुशल तरीके से पहुंचाना। वहीं बात करें आर्थिक चुनौतियों की तो इसमें लघु आकार की पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भी अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। ऐसी परियोजनाओं में निवेश की लागत भी अधिक होती है और बिजली प्रशुल्क दरों में उतार चढ़ाव के कारण वित्तीय नुकसान का खतरा भी बना रहता है। और आखिर में है तकनीकी समस्याएं, जैसे पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना और इनका संचालन जटिल कार्य है तथा उपकरणों को दुर्गम क्षेत्रों तक ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनके अलावा नियमित रखरखाव में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे साइप्रस की, जिसकी राजधानी है निकोसिया। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में साइप्रस की यात्रा की। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा यह यूरोपीय संघ यानी EU का सदस्य है। इसके समुद्री पड़ोसी राज्यों में उत्तर में तुर्की, पूर्व में सीरिया और दक्षिण पूर्व में लेबनान शामिल है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। यह सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है तथा इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं काइरेनिया और ट्रोडोस पर्वत हैं। वहीं यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान माउंट ओलंपस है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों यानी PSUs की ऑडिट के लिए अलग इकाई गठित की है। CAG संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस यानी नक्शा NAKSHA कार्यक्रम के परीक्षण का दूसरा चरण 4 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों पर शुरू हुआ। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने भारतीय विमानन बेड़े में वर्तमान में सेवारत 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तार से जांच करने का आदेश दिया है। ये संगठन भारत के भीतर तथा भारत से किसी अन्य देश में और किसी अन्य देश से भारत में संचालित वायु परिवहन सेवाओं के विनियमन तथा नागरिक विमानन नियमों, वायु सुरक्षा मानकों और विमानों की उपयुक्तता मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम यानी GEM ने राष्ट्रीय बेंचमार्क पर SDG 4 स्कोर कार्ड प्रगति रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का आकलन करती है कि अलग अलग शिक्षा संकेतकों पर कोई देश स्वयं द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी UNOC 3 नीस ओशन एक्शन प्लान अपनाने के साथ संपन्न हुआ। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधिकारी DNA प्रोफाइलिंग के माध्यम से एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान कर रहे हैं। DNA प्रोफाइलिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान उसके DNA में मौजूद विशेष पैटर्न्स को देखकर की जाती है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 2025 में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है। सिंहाचलम मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पारंपरिक निर्माण विधियों का उपयोग किया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे वराहलक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।